5 फरवरी 2019। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस बनने से पहले और बनने के बाद जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी पर्दे के पीछे है, इसी महीने यानी फरवरी 2019 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने उस पर से पर्दा उठा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में कई सारे फैसले और कई सारे अपॉइंटमेंट्स जिस तरह से हुए हैं, जस्टिस काटजू ने लेटर लिखकर उस पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जस्टिस काटजू ने इस लेटर में जो आरोप लगाए हैं, अगर वे सही हैं तो हम तो ये कभी नहीं कह सकते कि अदालतें हमारे लायक नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर ही कहा जा सकता है कि हम भारत के लोग अब अपनी अदालतों के लायक नहीं रह गए हैं। अपने लेटर में जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस को सीजर की पत्नी की तरह किसी भी शक से परे होना चाहिए। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुछ हाल की घटनाएं, जिसमें राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई में गैर मामूली देरी और सुनवाइयों का लगातार स्थगित होना शामिल है, इस वक्त भारत के चीफ जस्टिस के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। इन सवालों का सबसे बेहतर तरीके से जवाब सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ही दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने का सौभाग्य उन्हें भी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज होने के नाते एक पवित्र संस्थान में जो हो रहा है, उसको लेकर वे बेहद चिंतित हैं और वे लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका उत्तर सीजेआई रंजन गोगोई को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। आखिरकार एक लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और सभी राज्य की अथॉरिटी और संस्थाएं, जिसमें सीजेआई भी शामिल है, जनता के नौकर हैं और उसी के प्रति जवाबदेह हैं। जस्टिस काटजू कहते हैं कि जस्टिस गोगोई की बेटी की शादी दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वाल्मीकि मेहता के बेटे से हुई है। जस्टिस वाल्मीकि मेहता के खिलाफ गंभीर आरोप थे, जिसकी तब के सीजेआई जस्टिस ठाकुर द्वारा जांच की गई थी और जिसमें उन आरोपों को सही पाया गया था। इस तरह से जस्टिस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मार्च 2016 में जस्टिस वाल्मीकि की दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की संस्तुति की थी। आमतौर पर इस तरह की संस्तुतियों पर भारत सरकार 1-2 हफ्ते के भीतर मुहर लगा देती है, लेकिन आश्चर्यजनक तौर से इस केस में भारत सरकार ने तकरीबन 1 साल तक संस्तुति वाली फाइल को कोल्ड स्टोरेज में दबाए रखा। इस बीच तब के सीजेआई ठाकुर ने संस्तुति के लागू न किए जाने पर बार बार खुली अदालत में नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि गंभीर आरोप होने के चलते वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वाल्मीकि से न्यायिक काम छीनने का डायरेक्शन दे देंगे। लेकिन इस धमकी का कोई नतीजा नहीं निकला। जस्टिस ठाकुर जब जनवरी 2017 में रिटायर हो गए और एक ज्यादा जिम्मेदार जज जस्टिस केहर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने, तब वो फाइल जिसे भारत सरकार को राष्ट्रपति को इस पर साइन करने के लिए देना था, उसकी जगह भारत सरकार ने ये फाइल सुप्रीम कोर्ट को वापस लौटा दी और उसके बाद सीजेआई केहर की अध्यक्षता वाली नई कोलिजियम ने पहले की संस्तुति को रद्द कर दिया, जिसके नतीजे के तौर पर वाल्मीकि मेहता आज भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। इस रहस्य के पीछे क्या सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि उन्हें जो सूचना मिली है, उसकी तथ्यगत जानकारी या फिर कुछ और का जवाब केवल जस्टिस गोगोई ही दे सकते हैं। आगे जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं, अपने समधी के ट्रांसफर की संस्तुति की जानकारी पाने पर जस्टिस रंजन गोगोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए
या फिर एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के पास गए और उससे जस्टिस वाल्मीकि मेहता का तबादला नहीं होने देने की भीख मांगी। क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से रंजन गोगोई अगले सीजेआई होने के कतार में थे, लिहाजा सरकार ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और जस्टिस वाल्मीकि मेहता की फाइल को साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की जगह उस फाइल को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अगर ये प्रकरण सही है तो निश्चित तौर पर गोगोई ने बीजेपी सरकार से एक सहयोग लिया जिसके बदले में उन्हें कुछ न कुछ लौटाना था, और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी घटनाओं में इस लौटाने की व्याख्या देखी जा सकती है। सीजेआई रंजन गोगोई पर हमलावर हुए जस्टिस काटजू यहीं पर नहीं रुकते। इसके आगे वे कहते हैं कि जस्टिस वाल्मीकि मेहता का बेटा यानी कि जस्टिस रंजन गोगोई का दामाद एक वकील है। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद उसकी प्रैक्टिस और इनकम में एकाएक उछाल आ गया। इसीलिए जस्टिस रंजन गोगोई को इस बात को बताना चाहिए कि शादी से पहले और शादी के बाद में उनके दामाद की क्या इनकम थी। अपने लेटर में जस्टिस काटजू कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जज, जस्टिस प्रदीप नंदराजोग जो फिलवक्त राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गीता मित्तल जो फिलवक्त जम्मू कश्मीर कोर्ट की मौजूदा सीजे हैं, और जस्टिस रविंदर भट्ट हैं, और ये सभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना से सीनियर थे। लेकिन इन सब को पीछे छोड़कर खन्ना को प्रमोशन दे दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? सभी तीनों जज जो उस वक्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इन सभी की ईमानदारी और क्षमता का निष्कलंक रिकॉर्ड है, और वास्तव में जस्टिस नंदराजोग की प्रमोशन की संस्तुति 12 दिसंबर 2018 को बैठी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दी थी। उस संस्तुति पर कॉलेजियम के सभी 5 सदस्यों के साइन हुए थे। लेकिन उसके बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने आराम से उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया और उसे भारत सरकार के पास नहीं भेजा, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। जस्टिस काटजू पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस मामले को लेकर जस्टिस काटजू ने उसी वक्त जस्टिस मदन लोकूर से बात की जो उस समय कॉलेजियम के सदस्य और गोगोई के बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने जस्टिस काटजू को बताया कि संस्तुति और उस पर साइन होने के बाद उन्होंने लगातार रंजन गोगोई के घर पर यह पूछने के लिए फोन किया कि क्या संस्तुति को सरकार के पास भेजा गया, लेकिन हर बार कोई सेक्रेटरी फोन उठाता और कहता कि सीजेआई की तबीयत ठीक नहीं है, और गोगोई ने फिर लौटकर कभी वापस फोन नहीं किया। हालांकि बाद में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संस्तुति सरकार के पास इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि संबंधित जजों से कांटेक्ट नहीं किया जा सका था। हालांकि इस तरह की राय या बात के लिए 1-2 दिन का समय लगता है। जस्टिस काटजू कहते हैं कि इन तीनों जजों का पीछे किया जाना इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों को पीछे छोड़े जाने की याद दिला देता है, और इसने इन 3 जजों को हतोत्साहित करने के अलावा पूरी न्यायपालिका में एक गलत संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने वास्तव में इस बात का इशारा किया था कि ये सब बीजेपी सरकार के डायरेक्शन पर हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि कॉलेजियम में दूसरे जज भी थे जिन्होंने जस्टिस खन्ना की संस्तुति दी थी, लेकिन उनने जस्टिस रंजन गोगोई के सामने समर्पण कर दिया और जिसने जस्टिस खन्ना के नाम को जबरन मढ़ दिया, और उसका कोई कारगर प्रतिरोध भी नहीं हुआ
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजों ने जस्टिस काटजू को बताया था, जिनसे उन्होंने खुद कांटेक्ट करके निजी तौर पर बातचीत की थी। अपने लेटर में जस्टिस काटजू लिखते हैं कि जस्टिस खन्ना से सीनियर रहे इन 3 जजों के खिलाफ अगर कुछ था तो उसे जनता को जानने का हक है। अगर जस्टिस नंदराजोग के खिलाफ 12 दिसंबर 2018 को कुछ नहीं था और जब उस समय की कॉलेजियम ने उनके नाम के प्रमोशन की संस्तुति की थी, तो ऐसा क्या 3 हफ्तों के बीच एकाएक घटित हो गया? ये सब कुछ एक रहस्य है। इससे भी आगे प्रमोट किए गए जस्टिस माहेश्वरी को उस कॉलेजियम ने विशेष तौर पर खारिज कर दिया था, जिसकी 12 दिसंबर 2018 को बैठक हुई थी। और ये बात उस कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस लोकूर ने जस्टिस काटजू को बताई थी। क्या वो 3 हफ्ते के भीतर एकाएक सक्षम हो गए? जस्टिस काटजू सवाल उठाते हैं कि एक या फिर दूसरे बहाने के जरिए बार बार राम जन्मभूमि के केस को क्यों स्थगित किया गया और एक तारीख की फिक्सिंग के लिए क्यों तारीख फिक्स की गई? एक बार फिर से रहस्य। वे सवाल उठाते हैं कि क्या ये किसी तरह का लेन देन था? इसका उत्तर तो केवल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही दे सकते हैं।